हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष एंड वेलकम टू ज़ेन स्टडी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द गिग इकोनॉमी एंड द गिग एम्प्लॉयमेंट। इसके इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है और रिसेंटली इंडिया में क्या क्या लेजिस्लेशंस लाए गए हैं इससे रिलेटेड। अब ये जो टॉपिक है ये अभी करंट में भी रहा है। देयर वाज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका असेंबली रिलेटेड टू गिग वर्कर्स। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन गिग इकोनॉमी जो कि पूछा गया था। इट वाज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। गिग इकोनॉमी और वुमेन एम्पावरमेंट को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी बेसिस पे वी हैव कंक्लूडेड कि ऐसे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू को अगर आप एनालाइज करें तो आपको पता चलता है, एक आइडिया मिलता है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी मेंस में। तो इसी बेसिस पे वी हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो GS1 हो या GS3 हो। इवन GS2 में जो सेक्टर्स ऑफ आपका जो वेरियस सेक्टर्स है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी किसे कहते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक डेफिनेशन है कि द गिग इकोनॉमी यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स to connect freelancers with customers to provide short-term services और asset sharing। तो बेसिकली गिग इकोनॉमी जो है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड जो एग्रीगेटर्स जिन्हें कहते हैं उनके उस पे बेस्ड होता है। यानी यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है टू द कंज्यूमर्स और विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसर्स। यानी वो चाहे आपका फूड डिलीवरी पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर आपके राइड हेलिंग एप्स हो सकते हैं जैसे कि ओला, उबर, ठीक है, या फिर फूड डिलीवरी एप्स लाइक जोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे ये फ्रीलांसर्स को एम्प्लॉय करते हैं, उन्हें ये कंज्यूमर से कनेक्ट करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है या फ्रीलांसर के नेचर का होता है। सो दिस इज अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब जो गिग इकोनॉमी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि काफी ऐसे नए नए स्टार्टअप्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स निकल के आए हैं। लाइक जोमैटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर एम्प्लॉइंग गिग वर्कर्स। ठीक है, तो ऐसे जो स्टार्टअप्स है जो रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण जो गिग वर्कर्स का नंबर है इंडिया में वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है गिग इकोनॉमी के कारण इंडिया में। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो जो गिग वर्क फोर्स है वो बाय 2030 इट विल बी अराउंड 23.5 मिलियन। तो गिग एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले सालों में। इसलिए गिग इकोनॉमी हमारे कंट्री के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। नॉट जस्ट आवर कंट्री, जितने भी इमर्जिंग कंट्री है, चाहे वो चाइना हो या दूसरी इमर्जिंग कंट्री हो, हर जगह जो गिग इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें कि इंडिया में जो गिग इकोनॉमी है या जो गिग वर्कर्स है उनका क्या प्रेजेंट सिनारियो है, सो अगर उसकी बात करें तो रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि काफी सारे प्रोटेस्ट और एजिटेशन देखने को मिला है हमारे बाय दिस गिग वर्कर्स रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशंस या फिर मिनिमम वेजेस। ये सारे इश्यूज हैं गिग इकोनॉमी में, जिसको लेकर के बहुत बार प्रोटेस्ट भी हुआ है। अगर हम इशू की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो मेजर इशू है दैट इज नो क्लियर डिफाइंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज रिलेशन। तो कोई भी लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए, लेबर लॉ में कोई भी अगर आपको लीगल फ्रेमवर्क बनाना है तो यू हैव टू एस्टैब्लिश के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में कैसा रिलेशन है। एक इनहेरेंटली जो वो है वो इसी पे बेस्ड होता है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है उसी पे बेस्ड होता है कोई भी लीगल फ्रेमवर्क। तो ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। बट गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि इसका नेचर ऐसा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जो भी सर्विसेज है वो काफी ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। अगर हम कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज की बात करें जहां पे लेबर यूनियंस वगैरह बनाए जाते थे, तो वहां पे क्या होता था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज फिजिकली प्रेजेंट होते थे। तो ये जो पावर डायनेमिक्स है दोनों के बीच में इट वाज क्लियरली विजिबल। तो और जो वर्कर्स होते थे उनके बीच में एक कैमराडरी भी होती थी। बट गिग प्लेटफॉर्म में जो यहाँ पे जो काम करते हैं जो गिग वर्कर्स है, यहाँ पे वैसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे सिंस इट इज प्लेटफॉर्म बेस्ड, तो यहाँ पे एक जो रिलेशन है बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर दैट इज नॉट क्लियरली एस्टैब्लिश्ड। देयर इज एम्बिग्विटी इन दैट रिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो प्लेटफॉर्म रनर्स है लाइक जोमैटो, स्विगी, वो अपने आप को एम्प्लॉयर नहीं कहते, दे कॉल देमसेल्फ एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स क्या होता है? बेसिकली एक एग्रीगेटर जो होता है वो नेटवर्क मॉडल पे काम करते हैं। नेटवर्क मॉडल पे भी काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनको कनेक्ट करते हैं और फिर उसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
कंज्यूमर्स को, तो दे आर नॉट एम्प्लॉयर्स, दे कॉल देमसेल्फ एग्रीगेटर्स एंड नॉट एम्प्लॉयर्स। और साथ ही जो गिग वर्कर्स है उनको वो एम्प्लॉयज भी नहीं कंसीडर करते, दे कंसीडर देम एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या वर्कर्स। उनका कहना है कि ये जो गिग वर्कर्स है दे हैव फ्रीडम कि वो कितना काम करना चाहते हैं, कितनी देर करना चाहते हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ देयर ओन वर्क, सो दे आर नॉट, दे अकॉर्डिंग टू एग्रीगेटर्स दे शुड नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। बट अगर हम वर्कर के पर्सपेक्टिव से देखें, जो गिग वर्कर्स है उनके पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो जो है वो एग्रीगेटर्स को दे कंसीडर देम एज एम्प्लॉयर्स, ठीक है, वो इनको एम्प्लॉयर मानते हैं जो प्लेटफॉर्म्स है। वो ऐसा इसलिए भी, और एंड राइटली सो, क्योंकि जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो ये एग्रीगेटर ही सेट करते हैं। ऑल्दो जब आप ओला बुक करते हो तो इट इज बिटवीन दैट ओला ड्राइवर एंड द कस्टमर, बट जो चार्जेस है वो कौन फिक्स करता है? प्लेटफॉर्म फिक्स करती है। कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस कौन फिक्स करती है? प्लेटफॉर्म फिक्स करती है। तो इसलिए गिग वर्कर्स का कहना है कि दे शुड बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर्स। जो प्लेटफॉर्म्स है, जो एग्रीगेटर्स हैं, उन्हें एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें एम्प्लॉयज की तरह। अब वर्ल्ड वाइड अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जैसे उबर जो है, उबर को एक एम्प्लॉयर वहां पे कंसीडर किया गया था और बोला गया था कि जितने भी लेबर लॉज हैं वो सारे उबर पे भी अप्लाई होंगे। यानी जैसे कि दूसरे इंडस्ट्री या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं, वैसे ही इन एग्रीगेटर्स पे भी वो सारे लॉज जो है वो अप्लाई होंगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी भी जो लॉज है, या जो भी स्टेट स्पेसिफिक लॉज हो या सेंट्रल लॉज हो, वो इन प्लेटफॉर्म्स को एग्रीगेटर ही कंसिडर करती है, नॉट एज अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एम्प्लॉयर। तो लेजिस्लेशन ऑन इंडिया की बात करें तो 2020 में पहली बार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाया गया था, जिसके अंदर गिग वर्कर को डिफाइन किया गया था। तो इस डेफिनेशन में वैसे जो गिग वर्कर्स हैं उनको आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन रखा गया था। यानी वो सारे एक्टिविटीज को जो ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है उससे बाहर रखा गया था। तो 2020 के बिल में ही, एक्ट में ही ये एस्टैब्लिश कर दिया गया था कि ये जो गिग प्लेटफॉर्म्स है दे आर नॉट ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर्स। अभी जो कर्नाटका या राजस्थान जैसे स्टेट में बिल लाया गया है, उसमें भी यही चीज वापस से रिपीट की गई है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं किया गया है। साथ ही जो गिग वर्कर्स है इनका मेंशन केवल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या वर्किंग कंडीशन कोड में देयर इज नो मेंशन ऑफ गिग वर्कर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम वेजेस हैं, सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स है, वो सारे अप्लाई नहीं होते गिग वर्कर्स पे। ये अभी हमने बात की कि कर्नाटका और राजस्थान ने भी जो बिल लाया रिसेंटली, उसमें भी एग्रीगेटर टर्म ही यूज किया गया है। इश्यूज क्या है गिग वर्कर्स के? तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, लैक ऑफ कवरेज अंडर प्रोटेक्टिव लॉज। तो जितने भी प्रोटेक्टिव लॉज हैं जो कि रेगुलर जो भी वर्कर्स होते हैं उन पे अप्लाई होता है, लाइक गारंटीड मिनिमम वेज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कुछ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी भी गिग वर्कर्स पे अप्लाइड नहीं है। लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयर रिलेशन, और सबसे जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है वही यही है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन इज नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड। एक बार वो होगा तभी आप लीगल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। आप ट्रेडिशनल तरीके से भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो नेचर ऑफ जो जॉब है ये काफी अलग है पहले के मुकाबले। एक कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल सेटअप या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको इनोवेट करना होगा, नए लॉज, नए रेगुलेशंस लाने होंगे। उसके बाद और भी जैसे फैसिलिटीज होती हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब गिग वर्कर्स को नहीं मिले हुए हैं, जो कि उनकी डिमांड है कि इन्हें मिलना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लैक ऑफ कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। अब ये जो पूरा गिग इकोनॉमी है, इसमें कंज्यूमर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली जो गिग प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने क्या किया, दे फिल्ड द गैप बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। और इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिकली उनका काम था प्राइस डिस्कवरी का, ठीक है। कैब आप पहले भी बुक करते थे, पहले भी आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते थे, बट उन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को एक कंसोलिडेट किया, एक प्लेटफॉर्म पे ला करके आपको प्रोवाइड किया। बट कंज्यूमर का लॉस क्या है कि जो प्राइस रेगुलेशन है वो नहीं देखने को मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स पे। यानी आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कंप्लेन करते हैं कि काफ़ी ओवर प्राइस्ड होता है ये प्लेटफॉर्म्स, ये जो होते हैं समटाइम्स इट इज़ नॉट जस्टिफाइड जो प्राइस ये ऑफर करते हैं। क्वालिटी ऑफ जो सर्विस है कंज्यूमर्स की, उसको लेकर के हमेशा इश्यूज आते रहते हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी सर्विसेज हो या कैब्स हो। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज ऑलवेज इन क्वेश्चन। सेफ्टी कंसर्न्स भी हमेशा से होते हैं, वो भी बड़े लेवल पे होते हैं, स्पेशली विद द फूड डिलीवरी सर्विसेज। तो ये सारे यहाँ पे एक कंज्यूमर का भी इंपॉर्टेंट रोल है इशू में।
वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे जरूरी है एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, गिग वर्कर्स के लिए भी होनी चाहिए और साथ में कंज्यूमर्स के लिए भी होनी चाहिए कि इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इनके इश्यूज हैं, उसे वहां पे एड्रेस किया जाए, वहां पे रजिस्टर किया जाए। साथ ही जो सोशल सिक्योरिटी जो है वो गिग वर्कर्स को भी एक्सटेंड किया जाए, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो या मिनिमम वेजेस हो, ये सारी चीजें। क्योंकि अभी आप देखें तो बहुत सारे जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है वो ऐसे प्रेशराइज उनका प्रेशर रहता है, डिलीवरी जो एजेंट्स होते हैं कि वो जितनी जल्दी डिलीवर करे उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो जिसके कारण ओवर स्पीडिंग, एक्सीडेंट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे रेगुलेशन प्रोवाइड करने से क्या होता है कि ये जो सेफ्टी है वो जो गिग वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या जो वर्किंग कंडीशंस है, ये सारी चीज़ों पे भी ये सारी चीज़ें एक्सटेंड करनी चाहिए इन द गिग इकोनॉमी। उसके बाद साथ ही जरूरी है कि रेगुलेटरी बर्डन को भी बैलेंस किया जाए। अब ये नहीं है कि सेंट्रल का भी एक लॉ हो फिर स्टेट का लॉ हो, तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, एक रेगुलेटरी बर्डन क्रिएट हो सकता है ये जो स्टार्टअप्स है या जो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसलिए जरूरी है कि लॉज का कंसोलिडेशन हो और जो एम्बिग्विटी है उसको कम से कम किया जाए। साथ ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन पॉलिसी मेकर्स, एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स, ठीक है, ताकि एक इक्विटेबल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें कि सबको बेनिफिट प्रोवाइड हो, चाहे वो कंपनीज हो, गिग प्लेटफॉर्म्स हो, वो भी खुल के ऑपरेट कर पाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए, साथ ही जो वर्कर्स हैं उन्हें भी प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले और इस सब का फायदा कंज्यूमर्स तक भी पहुंचे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो ये था आज का वीडियो हमारा गिग इकोनॉमी पे। इस तरह से और भी मेंस पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट में, इस पे ज़ेन स्टडी और भी वीडियोस बनाते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।